जियोमैग्नेटिज्म। जियो मीन्स अर्थ, मैग्नेटिज्म मैग्नेट। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या है। जैसे देखो मैंने पिक्स बना रखी है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, ये मैग्नेट हो गया, और मैग्नेट या मैग्नेटिक बेल्ट होगी, ये मैग्नेट के रूप में काम कर रही है। और हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे जो अर्थ है वो एक मैग्नेट का काम करती है। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद अर्थ इज कॉल्ड एज जियोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ से रिलेटेड है, अर्थ से संबंधित है, उसको जियोमैग्नेटिज्म बोला गया। इट बिहेव्स लाइक ए ह्यूज मैग्नेट। यह एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह काम करता है, व्यवहार करता है, विद नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक पोल्स, जिसके नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक पोल्स हैं। द अर्थ हैज एन आउटर रॉकी मेंटल। जो अर्थ है उसकी आउटर रॉकी मेंटल है, बिलो विच, जिसके नीचे, देर इज ए लिक्विड आउटर कोर, जिसके नीचे एक लिक्विड आउटर कोर है, विच सराउंड्स द सॉलिड सेंटर, जो सॉलिड सेंटर के चारों तरफ है। इट इज कंसिडर्ड दैट द मोशन ऑफ चार्जेस, ऐसा माना जाता है कि जो चार्जेस की जो मोशन है, दैट इज आयन इन द लिक्विड पार्ट, अर्थात जो लिक्विड पार्ट में आयन है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, ऑफ अर्थ कोर, अर्थ की कोर में, क्रिएट्स द मैग्नेटिक फील्ड, उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। द रोटेशन ऑफ अर्थ कोजेज द मोशन ऑफ दिस चार्जेस, चार्ज्ड पार्टिकल्स। जो पृथ्वी की रोटेशन है, उस रोटेशन की वजह से ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं ये मोशन में आ जाते हैं। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त, द हीट राइजिंग फ्रॉम अर्थ सेंट्रल कोर, जो पृथ्वी की सेंट्रल कोर से जो हीट राइज हो रही है, रिजल्ट्स इन द जनरेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट्स, उसकी वजह से कन्वेक्शन करंट्स पैदा होती हैं ऑफ मोल्टन मटेरियल इन द आउटर कोर, आउटर कोर में मोल्टन मटेरियल की करंट्स पैदा होती हैं। ठीक है, उनकी वजह से, चार्ज पार्टिकल की वजह से। मोशन ऑफ आयंस, जो मोशन ऑफ आयंस है जो लिक्विड पार्ट में है, इन दिस मोल्टन मटेरियल में, would produce an electrical currents through the earth's core that results in magnetic field around the earth। ये आयन की मोशन एक इलेक्ट्रिकल करंट को प्रोड्यूस करती हैं, जिनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो धरती के चारों तरफ बन जाते हैं। समझ गए? आयन है, आयन की वजह से कन्वेक्टिव करंट होता है, कन्वेक्टिव करंट की वजह से चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेट तो बन जाता है। इस वजह से जो अर्थ है मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। पेलियो मैग्नेटिज्म क्या है? द हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म इन रॉक्स इज नोन एज पेलियो मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो पेलियो, पेलियो मीन्स क्या होता है? पुराना। ठीक है, लिथिक, लिथ मीन क्या होता है? स्टोन, पूरा पाषाण काल जिसको बोलते हैं। द हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म इन रॉक्स इज नोन एज पेलियोमैग्नेटिज्म। चट्टानों में पृथ्वी के मैग्नेटिज्म की जो हिस्टोरिकल स्टडी है उसको पेलियोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। व्हेन इग्नियस मैग्मा क्रिस्टलाइजेज, द क्रिस्टल्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मिनरल्स इन द मैग्मा, that is iron, titanium, acquire stable magnetism which becomes frozen as the magma cools down। ठीक है, जब इग्नियस मैग्मा क्रिस्टलाइजेज हो जाता है, मतलब उसमें क्रिस्टल बन जाते हैं, द क्रिस्टल्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मिनरल्स, और जो क्रिस्टल्स हैं फेरोमैग्नेटिक मिनरल्स के, ठीक है, वो ऐसे लोहे के मिनरल्स के जिसमें चुंबकीय गुण होते हैं मैग्मा में, जैसे कि आयरन हो गया, टाइटेनियम हो गया, वो एक स्टेबल मैग्नेटिज्म एक्वायर कर लेते हैं, जो मैग्मा जब ठंडा होता है उसमें फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं। दिस एक्वायर्ड मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड एज फोजिल मैग्नेटिज्म। ये जो एक्वायर्ड मैग्नेटिज्म है, जो उसमें लावा में जो क्रिस्टल्स हैं वो जो मैग्नेटिज्म एक्वायर कर लेते हैं, इसको फोजिल मैग्नेटिज्म बोला जाता है। ठीक है, सच रॉक्स विल हैव फेरोमैग्नेटिक मिनरल्स, इस प्रकार की जो चट्टान, इग्नियस चट्टानें जो हैं वो फेरोमैग्नेटिक मिनरल्स अपने कंटेन रखती हैं, उनमें क्या होता है, ये अलाइन इन द सेम डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन में अलाइंड होता है एज दैट ऑफ जियोमैग्नेटिक फील्ड एट द सेम, एट द टाइम ऑफ इट्स कंसोलिडेशन।
कंसोलिडेशन के टाइम पर जो जियो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसी की डायरेक्शन में ये भी अलाइंड हो जाते हैं, लाइन में सॉलिड हो जाते हैं। समझ गए? व्हेन पैलियोमैग्नेटिज्म एविडेंसेस फॉर ए गिवन रीजन, जब पैलियोमैग्नेटिज्म जो एविडेंसेस हैं एक रीजन के लिए, वाज चेक्ड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब एक लंबे समय के बाद उनको चेक किया जाता है, किसी भी कारण से लगा लो, ठीक है, ए ग्रेजुअल चेंज इन द डायरेक्शन वाज डिटेक्टेड, एक धीरे धीरे इसकी डायरेक्शन में, दिशा में एक परिवर्तन को डिटेक्ट किया जाता है, देखा जा सकता है कुछ समय के बाद। इट शोज दैट द पोजीशन ऑफ मैग्नेटिक पोल्स हैज मूव्ड स्टेडीली ओवर टाइम, यह दिखाता है कि जो मैग्नेटिक पोल्स हैं अर्थ के, उनमें जो पोजीशन है वो थोड़े समय के बाद चेंज हो जाती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल मूव होते रहते हैं। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज पोलर वेंडरिंग, इस मूवमेंट को पोलर वेंडरिंग कहा जाता है। पोलर वेंडरिंग क्या होती है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो इस इधर उधर टहलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, उनको पोलर मैग्नेटिज्म बोला जाता है। ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ ओशियनिक सरफेस, ओशियनिक सरफेस की स्टडी के दौरान सम रॉक्स पॉइंटेड टुवार्ड्स द नॉर्थ, कुछ रॉक्स जो हैं वो नॉर्थ की तरफ पॉइंटेड होती हैं, एंड सम टुवार्ड्स द साउथ, और कुछ रॉक ऐसी होती हैं जो साउथ की तरफ पॉइंटेड होती हैं। इट इज इन्फर्ड, इनसे यही मतलब निकाला गया कि द रॉक्स डिड नॉट चेंज देयर पोलैरिटी, जो चट्टाने हैं वो अपनी पोलैरिटी को चेंज नहीं करती हैं, बट लेकिन इट इज द अर्थ्स मैग्नेटिक पोल, यह अर्थ का मैग्नेटिक पोल होता है जो रिवर्सेज इस पोलैरिटी, इसकी पोलैरिटी को जो चेंज कर लेता है। सच रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का इस प्रकार का जो रिवर्सल होता है, कैन बी ब्रोट बाय रिवर्सल ऑफ कन्वेक्शन करंट्स, इसको कन्वेक्शन करंट के रिवर्सल से समझा जा सकता है इन द आउटर कोर में। मतलब मैग्नेटिक फील्ड बदल जाता है क्योंकि आउटर कोर में कन्वेक्शन करंट्स जो होते हैं वो भी अपने आप को बदल लेती है, इस वजह से। It is expected that magnetic field reversal will happen every 100,000 years to 300,000 years. ऐसा माना जाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर 100,000 साल में या 1,00,000 साल से 3,00,000 साल में बदलता रहता है। When electrically charged particles, जब इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हैं फ्रॉम सोलर विंड्स से इंटरेक्ट्स विद अर्थ मैग्नेटिक फील्ड नियर पोल्स, वो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के साथ पोल के पास इंटरेक्ट करते हैं, इट प्रोड्यूसेस अ स्पेक्टाकुलर लाइट, वो एक बहुत ही स्पेक्टाकुलर लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, विच इज कॉल्ड एज ऑरोरा, जिसको ऑरोरा बोला जाता है। विच आर मोर क्लियरली विजिबल ड्यूरिंग विंटर्स, जो सर्दियों के दौरान काफी ज्यादा स्पष्ट रूप से विजिबल होते हैं। इट इज ऑरोरा बोरियालिस इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ पोल पर या नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में इसको ऑरोरा बोरियालिस बोला जाता है, एंड द ऑरोरा ऑस्ट्रालिस इन द साउथ पोल, और साउथ पोल में उनको ऑरोरा ऑस्ट्रालिस बोला जाता है। इसको साउथ पोल में ऑरोरा ऑस्ट्रालिस ही क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो ऑस्ट्रालिस वर्ड है इसका मीनिंग ही साउथ होता है, ऑस्ट्रेलिया साउथ में है इसलिए उसका नाम पड़ा है ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रालिस है ऑरोरा ऑस्ट्रालिस, उसको साउथ पोल पर ही ऑरोरा ऑस्ट्रालिस क्यों बोला गया, नॉर्थ पोल पर क्यों नहीं बोल गए? क्योंकि जो ऑस्ट्रालिस वर्ड है, ठीक है, उसको साउथ बोला गया है, उसका मीनिंग ही साउथ होता है। ऑस्ट्रेलिया का नाम ऑस्ट्रेलिया से पड़ा, इसलिए पड़ा क्योंकि वो साउथ में है, ठीक है। बोरियालिस, हाँ। तो फिर ये 8 नंबर में तो कैसे करें इसमें इतना नजर जाएगा? ठीक है, पूरी प्रोसेस बतानी पड़ेगी इनकी, ठीक है, कैसे इनका निर्माण होता है, कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और जियो मैग्नेटिज्म के बारे में भी बताना पड़ेगा, ठीक है, और सोलर फ्लेयर से जो आयंस निकलते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करके रोशनी क्रिएट करते हैं, इसलिए इनको ऑरोरा ऑस्ट्रालिस और ऑरोरा बोरियालिस बोला गया। अर्थक्वेक को देखो अब क्या है, अर्थक्वेक कहां पर आया है कहां पर नहीं आया है वो उसके फोकस के बेस पर उसको डिसाइड किया जाता है। देखो ये दे रखा है, ठीक है, बॉडी वेव्स, हाइपोसेंटर, फोकस, ये एपिसेंटर हो गया, ठीक है। नीचे आएगा डेफिनेशन क्या है, द वाइब्रेशन एंड ऑस्किलेशन ऑफ अर्थ कॉज्ड बाय
ए ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस ऑफ द इलास्टिक और ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ द रॉक्स एट और बीनेथ द सरफेस ऑफ अर्थ, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, एक वाइब्रेशन होती है, कंपन होती है, या ऑस्किलेशन होती है, या दोलन गति लगा सकते हैं हम इसको, अर्थ की, कोज्ड बाय ए ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस, एक अस्थाई डिस्टर्बेंस के द्वारा जो क्रिएट होती है इलास्टिक और ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम, जो इलास्टिक या ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम में जो डिस्टर्बेंस होती है, रॉक्स में हो या फिर सरफेस के नीचे हो, अर्थ की सरफेस के नीचे जो भी डिस्टर्बेंस होती है, ऑस्किलेशंस वगैरह जो होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। ठीक है, वैसे सिंपली नाम से पता चल रहा है, क्वेक, क्वेक मीन होता है कांपना, अर्थ, अर्थ मीन होता है धरती। ठीक है, धरती का जो कांपना होता है उसको हम भूकंप बोलते हैं। भू का मतलब भूमि, कंपन का मतलब कांपना, भूमि का कांपना, किसी भी वजह से अगर वो कांप रही हो, कैन कॉल्ड भूकंप। ठीक है, कोजिज, कारण क्या क्या होते हैं इसके, नेचुरल कोजिज हो गए, एंथ्रोपोजेनिक कोजिज हो गए, मतलब प्राकृतिक कारण और मानव जनित कारण हो गए। प्राकृतिक कारण कौन से, प्लेट टेक्टोनिक से कारण हो गया, वोल्केनिक एक्टिविटी कारण हो गया, सब्सिडेंस लैंडस्लाइड्स हो गया, मेटेओराइटिक इम्पैक्ट हो गया, इसकी वजह से नेचुरल कारण हो गई। एंथ्रोपोजेनिक कारण, मानव जनित कारण कौन से हैं, माइनिंग, माइनिंग एक्टिविटी। ठीक है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया। ठीक है, RIS, RIS क्या था, रिजर्वायर इंड्यूस्ड सिस्मिक एक्टिविटी और सिज्मिसिटी। रिजर्वायर इंड्यूस्ड एक्टिविटी कौन सी, जैसे कोयना रिजर्व महाराष्ट्र में है, ये कोयना रिजर्व इतना बड़ा है कि इसकी वजह से जो वाटर वॉल्यूम इतनी ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से क्या होगा, वेट के कारण, ठीक है, वहां पर अर्थक्वेक जनरेट होते हैं। तो ये रिजर्वायर इंड्यूस्ड सिस्मिक एक्टिविटी हो गई, ये एंथ्रोपोजेनिक कारण हो गए। अर्थक्वेक वेव्स कौन सी होती है, जैसे देखो फोकस क्या है, फोकस क्या होता है, द पॉइंट वेयर एनर्जी इज रिलीज बिलो द सरफेस। फोकस सरफेस के नीचे होता है, और ये वो पॉइंट होता है जहां से एनर्जी को छोड़ा जाता है, रिलीज होती है जहां से एनर्जी। इट इज आल्सो कॉल्ड एज हाइपोसेंटर, इसको हाइपोसेंटर भी बोला जाता है। हाइपो मीन्स होता अंडर, एपी, एपी मीन्स होता ओन या अबोव। ठीक है, जमीन के नीचे है तो हाइपोसेंटर है, जमीन के ऊपर है तो एपीसेंटर है, समझ गए। इट इज ए पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस, फोकस के बिल्कुल नजदीक, सरफेस के ऊपर ये पॉइंट होता है। ठीक है, अर्थक्वेक वेव्स में पहली वेव्स बॉडी वेव्स होगी, नाम से पता चल रहा है अर्थ की बॉडी से ट्रेवल करती हैं ये। ठीक है, दीज आर द अर्थक्वेक वेव्स, ये अर्थक्वेक वेव्स हैं, जनरेटेड फ्रॉम द फोकस एंड मूव थ्रू द इंटीरियर बॉडी ऑफ द अर्थ, जो फोकस से जनरेट होती हैं और पृथ्वी की जो इंटीरियर है, आंतरिक भाग जो है, या जो बॉडी जो है, वहां से क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं, ये बॉडी वेव्स होगी। दिस आर टू टाइप्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स, दो प्रकार की बॉडी वेव्स होती हैं, प्राइमरी वेव्स होगी एंड सेकेंडरी वेव्स होगी। प्राइमरी वेव्स का, सेकेंडरी वेव्स का एक एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। प्राइमरी वेव्स जैसे पी वेव्स होगी, सेकेंडरी वेव्स उनको सेकेंडरी वेव्स, एस वेव्स भी बोला जाता है। नाम से ही पता चल रहा है, प्राइमरी वेव्स, वेव्स वो वेव्स होती हैं जो सबसे पहले आती हैं। प्राइमरी वेव्स देखो, पी वेव्स कौन से होती हैं, दिस आर आल्सो कॉल्ड एज कंप्रेशनल वेव्स, इनको कंप्रेशनल वेव्स भी बोला जाता है। दे ऑस्किलेट बैक एंड फोर्थ, ये दोलन गति करती हैं आगे पीछे, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में। ठीक है, एंड दे डिपेंड ऑन द कंप्रेशनेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, और मटेरियल की कंप्रेशनेबिलिटी पर ये डिपेंड करती हैं। पी वेव्स कैन पास थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो पी वेव्स होती हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस से होकर के पास हो सकती हैं, गुजर सकती हैं। एस वेव्स या ट्रांसवर्स वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, मतलब ये दो प्रकार की होगी, देर आर, मतलब प्राइमरी वेव्स होगी और सेकेंडरी वेव्स होगी। प्राइमरी वेव्स के भी दो पार्ट कर रखे इसने। ठीक है, सेकेंडरी वेव्स नहीं, सेकेंडरी वेव्स एस वेव्स इन्हीं को बोला जाता है। दिस आर आल्सो कॉल्ड, ये तो हमने बता दिया, सॉलिड, लिक्विड और गैस से पास होती हैं। एस वेव्स कौन सी हैं, एस वेव्स को ट्रांसवर्स वेव्स भी बोला जाता है। अराइव्ड एट द सरफेस विद सम टाइम लैग, कुछ समय के बाद ये सरफेस पर आती हैं, मतलब प्राइमरी वेव्स के आने के बाद आती हैं, तो इनको सेकेंडरी वेव्स भी बोला जा सकता है। द ऑस्किलेशन इन एस वेव्स, एस वेव्स में जो ऑस्किलेशन होती है, अक्कर्स प्रीपेंडिकुलर, वो प्रीपेंडिकुलर होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में, मतलब जिस तरफ भूकंप बढ़ रहा है उसकी तरफ इनका ऑस्किलेशन नहीं होता, इसके प्रीपेंडिकुलर होता है। मान लो प्राइमरी वेव्स ये हैं, भूकंप का सेंटर है, ये तो चारों तरफ फैलेंगी,
मान लो इस तरफ अगर फैल रही है तो ऑस्किलेशन इस तरफ होगा प्राइमरी वेव्स का, ठीक है। अगर प्राइमरी वेव जिस तरफ फैल रही है तो सेकेंडरी वेव्स का ऑस्किलेशन ऐसे नहीं होगा, उसका ऑस्किलेशन ऐसे होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। समझ गए? इट इज डिपेंडेंट ऑन द रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की रिजिडिटी के ऊपर ये डिपेंड करती है। एंड देयरफॉर कैन नॉट पास थ्रू लिक्विड एंड गैस, और लिक्विड और गैस के माध्यम से होकर के पास नहीं हो सकती है, ठीक है। अब आगे सरफेस वेव्स, प्राइमरी वेव्स के बाद, प्राइमरी वेव्स को दो पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। देर आर द दिस आर द अर्थक्वेक वेव्स जनरेटेड फ्रॉम द एपिसेंटर, ये अर्थक्वेक वेव्स होती हैं जो एपिसेंटर से जनरेट होती हैं। एपिसेंटर कहाँ होता है? ऊपर होता है, ऑन द सरफेस। वो हाइपोसेंटर होता है, फोकस होता है। ये एपिसेंटर से जनरेट होती हैं एंड आर कन्फाइंड टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, और धरती की जो सरफेस है, सतह जो है, वहीं तक कन्फाइन होती है, वहीं तक सीमित होती है, ठीक है। दे आर मच स्लोअर देन बॉडी वेव्स, ये बॉडी वेव्स से काफी ज्यादा धीमी गति में होती हैं, बट कैन कॉज मोर डैमेज, लेकिन काफी ज्यादा डैमेज कर सकती हैं, नुकसान ज्यादा कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल लव वेव्स एंड रेलेग वेव्स, दो प्रकार की होती हैं ये, ठीक है। अब आ गया शैडो जोन। शैडो जोन क्या होता है इसको देखेंगे। शैलो, भूकंप के तीन प्रकार बता रखे हैं, पहले भी बताए थे मैंने लास्ट क्लास में, ठीक है। ये यहाँ पर अगर सेंटर है तो इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती हैं। डायरेक्शन और स्पीड जो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। एस वेव्स का जो शैडो जोन है वो 105 डिग्री फ्रॉम फोकस, फोकस से 105 डिग्री से आगे शैडो जोन हो जाएगा। पी वेव्स का जो शैडो जोन है वो 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच होगा, वो शैडो जोन होगा। और भूकंप के तीन प्रकार हैं। शैलो, शैलो क्या हो गया, 0 से 70 किलोमीटर शैलो, इंटरमीडिएट 70 से 350, और डीप जो हो गया वो 350 से 700 किलोमीटर होगा। द सिस्मिक वेव्स, जो भूकंप की तरंगे हैं, अंडरगो रिफ्लेक्शन, वो रिफ्लेक्ट होती रहती हैं, बेंडिंग होती रहती हैं, और स्पीड में भी चेंज होता रहता है। वाइल पासिंग थ्रू वन मीडियम टू अनदर, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास थ्रू होती रहती हैं। द जोन इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की जो इंटीरियर है उसमें जो जोन है, वेयर अर्थक्वेक वेव्स आर नॉट रिपोर्टेड, जहां पर अर्थक्वेक वेव्स को रिपोर्ट नहीं किया जाता, आर कॉल्ड एज शैडो जोन, उसको शैडो जोन बोला जाता है, ठीक है। पृथ्वी के इंटीरियर में जहां पर अर्थक्वेक वेव्स को रिपोर्ट नहीं किया जाता, उनको क्या बोला जाता है? शैडो जोन। पी वेव्स आर नॉट डिटेक्टेड बिटवीन 105 डिग्री टू 145 डिग्री, जो पी वेव्स हैं, प्राइमरी वेव्स, वो 105 से 145 डिग्री के बीच में नहीं डिटेक्ट की जाती फ्रॉम द फोकस, फोकस से, ठीक है। विच इज कॉल्ड एज पी वेव शैडो जोन, जिसको पी वेव शैडो जोन बोला जाता है, ठीक है। दिस इज जनरेटेड ड्यू टू बेंडिंग एंड स्लोइंग डाउन ऑफ पी वेव्स। ऐसा ये जो जोन है इसका निर्माण होता है, इसलिए होता है क्योंकि बेंडिंग और स्लोइंग डाउन पी वेव्स, पी वेव्स जो है बेंडिंग हो रही है, स्लोइंग डाउन हो रही है, जब वो एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में क्रिएट करती है, एज इट एंटर्स द आउटर कोर, जब ये आउटर कोर में एंटर करती है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट नहीं की जाती। एस वेव्स कैन नॉट पास थ्रू द आउटर कोर, एस वेव्स जो है वो आउटर कोर से पास थ्रू नहीं कर सकती, एज इट इज लिक्विड, क्योंकि ये लिक्विड है, और लिक्विड से ये जा नहीं सकती, क्योंकि इनका चलना रिजिडिटी पर डिपेंड करता है, मटेरियल कितना रिजिड है, कितना कठोर है, और वो कठोर नहीं होती, वो तो तरल है। हैंस बियॉन्ड 105 डिग्री, अतः 105 डिग्री के परे एस वेव्स आर नॉट रिपोर्टेड रिजल्टिंग इन एस वेव शैडो जोन, एस वेव्स को रिपोर्ट नहीं किया जाता, इसलिए एस वेव का शैडो जोन बन जाता है। समझ गए? Whenever an earthquake has occurred, the waves are recorded across all the different stations on the surface of Earth by analyzing these recordings. ठीक है? That is the time of arrival, the speed of waves and the direction we can conclude about the interior of Earth. जब कभी एक earthquake आता है, उसकी जो तरंगे हैं वो पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्टेशंस पर रिकॉर्ड कर ली जाती हैं, और इन रिकॉर्डिंग के माध्यम से ही, इन रिकॉर्डिंग का विश्लेषण करके, मतलब कि किस समय आई हैं, इनकी स्पीड क्या है, इनकी डायरेक्शन क्या है, हम पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। समझ गए? क्यों? क्योंकि लिक्विड से होकर के नहीं जा सकती, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ लिक्विड मौजूद है, कि यहाँ पर लिक्विड है। रिजिडिटी के माध्यम से होकर के जा रही है तो हमें पता चलेगा कि यहाँ रिजिड मटेरियल है, ठीक है।
टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के टाइप क्या है? शैलो अर्थक्वेक 0 से 70 किलोमीटर ये होता है और मोर डिजास्ट्रियस होता है। एंड दोज विच अकर क्लोज टू पैरेलल प्लेट बाउंड्री, ये सबसे ज्यादा डिजास्ट्रियस होते हैं शैलो अर्थक्वेक, 0 से 17 किलोमीटर के दायरे में जो होता है। इंटरमीडिएट 70 से 350 किलोमीटर और डीप सीटेड जो होता है 350 से 700 किलोमीटर। डिस्ट्रीब्यूशन अर्थक्वेक का क्या है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, यहाँ अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं। मेडिटेरेनियन एंड एशियाटिक बेल्ट, मिड अटलांटिक रीज, मिड ओशियानिक रीज, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, यहाँ पर ज्यादा आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन है ये। मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का मेजरमेंट कैसे करते हैं? एक क्वेश्चन मिलेगा इस टॉपिक से। रिकॉर्डिंग कैसे होती है? सीज्मोग्राफ, सीज्मोग्राफ क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट टू रिकॉर्ड द अर्थक्वेक, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करता है, सिज्मोग्राफ। और सिज्मोग्राम क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की रिकॉर्डिंग, उस रिकॉर्डिंग को हम क्या बोलेंगे? सिज्मोग्राम। ठीक है। इंटेंसिटी, ये तो रिकॉर्डिंग से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट थे। इंटेंसिटी को कैसे मापा जाता है? विजिबल डैमेज के आधार पर। वेरीज अवे फ्रॉम एपिसेंटर, एपिसेंटर से दूर जाते जाओगे तो अलग होता रहेगा, ये अलग होता रहेगा मतलब बदलती रहेगी। मर्केली स्केल is used to measure between 1 and 12। मर्केली स्केल का यूज किया जाता है इंटेंसिटी को मापने के लिए। इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 से 12 के बीच में होती है। इंटेंसिटी को कैसे मापा जाता है? मर्केली स्केल से। मैग्नीट्यूड को कैसे मापा जाता है? मैक्सिमम रिकॉर्डेड 9.5 टिल नाउ इन चिले, साउथ अमेरिका। सबसे ज्यादा जो रिकॉर्डेड अर्थक्वेक आया है 9.5 मैग्नीट्यूड का आया है आज तक, वो चिले में आया है। ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? एनर्जी रिलीज्ड मैग्नीट्यूड हो गया। रिएक्टर स्केल इज यूज्ड टू मेजर फ्रॉम 1 से आगे आगे, इसकी 1 से लेकर के वैल्यू होती है और कितनी भी वैल्यू हो सकती है। रिएक्टर स्केल का यूज किया जाता है मैग्नीट्यूड को मापने के लिए। और इंटेंसिटी मर्केली स्केल। ठीक है। लॉगरिदमिक स्केल टू मेजर एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज को मापने के लिए लॉगरिदमिक स्केल का यूज किया जाता है। ठीक है। लॉगरिदमिक स्केल क्या होती है? 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, मतलब 10 की पावर बढ़ती रहेगी, 10 की पावर बढ़ती रहेगी, इसको यूज किया जाता है। 10 टाइम्स इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग 10 टाइम्स होते रहेगा मर्केली स्केल में। 7.7 मैग्नीट्यूड इन इंडिया इन 2001, 2001 में इंडिया में 7.7 मैग्नीट्यूड आया था। 9.1 मैग्नीट्यूड इन इंडोनेशिया इन 2004 क्रिएटेड सुनामी, 2004 में जो आया था डानुस्कोटी जो डूब गया था, ये एक भूकंप आया था 9.1 मैग्नीट्यूड का था इंडोनेशिया में। ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को कैसे मापा जाता है? अलग अलग पढ़ेंगे हम। इंटेंसिटी को कैसे? इट इज द एलिवेशन ऑफ सिवियरिटी, यह सिवियरिटी की, गंभीरता की एलिवेशन होती है, कितना गंभीर आया है। ऑफ अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक की गंभीरता को मापा जाता है, तीव्रता को मापा जाता है। इट इज इवेल्युएटेड बाय असेसिंग द विजिबल डैमेज कॉज्ड, जो डैमेज हुई है, जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान का मूल्यांकन करके इसको इवेल्युएट किया जाता है इंटेंसिटी को। इट इज ए सब्जेक्टिव मेजर, ये एक सब्जेक्टिव मेजर है। एंड में डिक्रीज अवे फ्रॉम एपिसेंटर, और एपिसेंटर से जैसे जैसे आप दूर चले जाओगे ये डिक्रीज होता चला जाएगा। इट इज मेजर्ड बाय मर्केली स्केल, मर्केली स्केल के द्वारा इसको मेजर किया जाता है। एंड इट हैज द रेंज बिटवीन 1 to 12, और इसकी रेंज होती है 1 से 12 के बीच में मर्केली स्केल में। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड क्या है? इट इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। मैग्नीट्यूड जो होता है वो एक भूकंप के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई है उसका मापन है मैग्नीट्यूड। इट इज मेजर्ड बाय रिएक्टर स्केल एंड इट हैज द रेंज ऑफ 1 to 9 अपर लिमिट। ठीक है। और इसे रिएक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है और उसकी रेंज जो होती है वो 1 से शुरू होती है और उसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं होती। इट इज लॉगरिदमिक स्केल, ये लॉगरिदमिक स्केल होती है विद ईच यूनिट बीइंग 10 टाइम्स मोर इन मैग्नीट्यूड, जिसमें प्रत्येक यूनिट की वैल्यू प्रत्येक मैग्नीट्यूड में 10 गुना ज्यादा होती रहती है। ठीक है। देन द प्रीवियस, पिछली वैल्यू से नेक्स्ट वैल्यू 10 गुना ज्यादा होती रहेगी इसकी। इफेक्ट्स, प्रभाव क्या है भूकंप के? लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है, जान माल की हानि, फायर एक्सीडेंट, ठीक है, आग की घटनाएं, कम्युनिकेशन डिसरप्शन, ठीक है, संप्रेषण के जो साधन है वो
उनका नुकसान होगा, लैंडस्लाइड होंगे, फ्लड्स होंगे, सुनामी होगी। ये भूकंप के कारण है। भूकंप से कोई क्वेश्चन? अब देखो सुनामी, इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। सुनामी क्या है? देखो कोजेज क्या है सुनामी के। अर्थक्वेक की वजह से सुनामी आ सकती है, नॉर्मल अर्थक्वेक हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से सुनामी आ सकती है, सबसिडेंस सी फ्लोर की वजह से सुनामी आ सकती है, लैंडस्लाइड की वजह से, मिट्योराइटिक इम्पैक्ट की वजह से। ठीक है, सुनामी का मतलब क्या होता है? मीन्स हार्बर वेव्स इन जापान। जापानी भाषा में इसको हार्बर वेव्स बोला जाता है, एंड आल्सो कॉल्ड सीज्मिक सी वेव्स, और इसको सीज्मिक सी वेव्स भी बोला जाता है। समझ गए? सुनामी मीन्स हार्बर वेव्स इन जापानी। जापानी भाषा में सुनामी का मतलब बंदरगाह की तरंग है। ठीक है, हार्बर वेव्स है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज सीज्मिक वेव, जिसको सीज्मिक वेव्स भी बोला जाता है। कोजिज क्या कारण होते हैं सुनामी के? अर्थक्वेक, नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट डोंट क्रिएट सुनामी। ठीक है, अर्थक्वेक नॉर्मल फॉल्ट पर है तो सुनामी आ सकती है, रिवर्स फॉल्ट है तो सुनामी आ सकती है। लेकिन अगर अर्थक्वेक ट्रांसफॉर्म फॉल्ट पर हो रहा है तो कोई भी सुनामी नहीं आती, क्योंकि ट्रांसफॉर्म फॉल्ट सुनामी क्रिएट नहीं करती। वोल्केनिक इरप्शन इसकी वजह से आ सकता है। सबसिडेंस सी फ्लोर इसकी वजह से भी सुनामी आ सकती है, फॉर एग्जांपल अनक करक्टोवा वोल्केनो। ठीक है, लैंडस्लाइड्स इन ओशन, ओशन में लैंडस्लाइड्स हो गया तो भी वोल्केनो आ सकता है, ये सुनामी आ सकती है। मीटियोराइटिक इम्पैक्ट, मीटियोराइट इम्पैक्ट हो गया, इसकी वजह से भी आ सकती है। ठीक है, और ये ऐसे चलती है ये। ठीक है, सुनामी, और जितनी ऊंची सुनामी होगी उसका एम्पलीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। दिस इज एम्पलीट्यूड, हाइट ऑफ सुनामी इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। स्टेजेस क्या क्या है सुनामी की? जनरेशन, प्रोपेगेशन इन डीप वाटर, प्रोपेगेशन इन शैलो वाटर, एंड लैंडफॉल व्हेन द वेव्स हिट द कोस्ट। ये लैंडफॉल हो गया। ठीक है, अब इसको देखो, स्पीड, डेप्थ। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डेप्थ, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डेप्थ स्पीड। एम्पलीट्यूड क्या था? एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू डेप्थ। ठीक है, हायर डेप्थ हायर स्पीड, हायर डेप्थ लेसर एम्पलीट्यूड। समझ गए? प्रोपेगेशन इन डीप वाटर, डीप वाटर में प्रोपेगेशन कैसे होता है इसका? द स्पीड ऑफ वेव, वेव की जो स्पीड है विल बी वेरी हाई, एंड द एम्पलीट्यूड वेव हाइट जो है विल बी वेरी लो। स्पीड वेव की काफी ज्यादा है, ठीक है, डीप वाटर में स्पीड ज्यादा रहेगी, जो एम्पलीट्यूड होगा वो बहुत कम होगा। देयरफॉर, इसी वजह से या इसीलिए सुनामी विल नॉट बी विजिबल इन ओपन ओशन। जो सुनामी है ओपन ओशन में विजिबल नहीं होगी, एंड विल नॉट कॉज एनी डैमेज, और कोई डैमेज नहीं क्रिएट करेगी, क्योंकि ओपन ओशन में रहता कौन है? बहुत कम लोग, तो डैमेज नहीं होगी उससे। ठीक है, प्रोपेगेशन इन शैलो वाटर, शैलो वाटर में प्रोपेगेशन कैसे होगी इसकी? एज द वेव्स अप्रोचेज द कोस्ट, जैसे जैसे जो वेव्स हैं कोस्ट पर अप्रोच होते हैं, द डेप्थ ऑफ द वाटर डिक्रीजेज, जो पानी की जो डेप्थ है कोस्ट पर आकर के वो कम हो जाती है। स्पीड ऑफ वेव्स आल्सो डिक्रीज, इसी वजह से जो वेव्स की स्पीड है वो भी कम हो जाती है। एंड द एम्पलीट्यूड इंक्रीज, लेकिन जो एम्पलीट्यूड है ना वो इंक्रीज हो जाता है, हाइट बढ़ जाती है। समझ गए? ड्यू टू लो स्पीड ऑफ वाटर, पानी की कम गति के कारण, द वाटर पाइल्स अप नियर द कोस्ट, जो पानी है वो कोस्ट के पास पाइल्स अप हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, रिजल्टिंग इन जनरेशन ऑफ वेरी हाई वेव्स, जिसके वजह से बहुत ऊंची लहर का लहर पैदा हो जाती है, विच इज कॉल्ड एज शोलिंग इफेक्ट, जिसको शोलिंग इफेक्ट बोला जाता है। और शोलिंग इफेक्ट ये है, सुनामी क्रिएट हो रही है तो ये हाइट है, ठीक है, डिप्रेशन है, लेकिन जैसे जैसे ये डिप्रेशन ऊपर की ओर चलता गया, ठीक है, यहाँ वाटर इकट्ठा होता रहेगा, क्योंकि इस तरफ आ रही है, वाटर इकट्ठा होता रहेगा, इसकी स्पीड भी कम होती रहेगी, ऐसे ऐसे पानी एकदम से ऊपर उठेगा, यहाँ पर बहुत ही बड़ी वेव बन जाएगी सुनामी की, और ये जो वेव होगी इसको सोलिंग इफेक्ट बोला जाता है। इज इट क्लियर और नॉट? ये सुनामी क्लियर? एनी क्वेश्चन? ठीक है, इसके प्रभाव पड़ने हैं, नुकसान क्या है, इनको कम कैसे किया जाए, कम कैसे किया जाए हमने देखा उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट में, इसके अच्छी तरह से पढ़ोगे कि कोस्टल में मैंग्रोव्स की उपस्थिति हो, ठीक है, ऐसे ऐसे उसको कम किया जा सकता है। एक्सोजेनेटिक मूवमेंट, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स हमने पढ़े,
अब हम एक्सोजेनेटिक मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्सोजेनेटिक मूवमेंट कौन से मूवमेंट होते हैं? कॉज्ड ड्यू टू सोलर एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसा कि हमने पढ़ा था पहले। ठीक है। एक्सोजेनेटिक मूवमेंट दो प्रकार की होती हैं। कौन सी? एक तो एग्रेडेशन, एक डिग्रेडेशन। एग्रेडेशन वो होती हैं जो ग्रेड का निर्माण करती हैं, और डिग्रेडेशन वो होती हैं जो ग्रेड को कम करती हैं। ग्रेड का मतलब क्या होता है? स्लोप। स्लोप को बढ़ा रही हैं तो एग्रेडेशन है, स्लोप को कम कर रही हैं तो डिग्रेडेशन है। और डिग्रेडेशन में क्या क्या आता है? डिन्यूडेशन भी बोला जाता है इसको, डिग्रेडेशन को। ठीक है। वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड इरोजन, मास मूवमेंट्स, ये आती हैं। ठीक है। एक्सोजेनेटिक मूवमेंट्स कौन से? दिस आर द अर्थ मूवमेंट कॉज्ड ड्यू टू वेरियस फोर्सेस फ्रॉम आउटसाइड द अर्थ सरफेस। ये पृथ्वी की मूवमेंट होती हैं, जो मूवमेंट पृथ्वी के बाहर से, जो पृथ्वी की सतह के बाहर से जो भी फोर्सेस हैं वो एक्ट कर रहे हैं, उनकी वजह से क्रिएट होती है। पृथ्वी की सतह के बाहर जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उनकी वजह से क्रिएट होने वाली मूवमेंट को एक्सोजेनेटिक मूवमेंट बोला जाता है। एक्सोजेनेटिक मूवमेंट इट इन्वॉल्व्स एग्रेडेशन एंड डिग्रेडेशन। इसमें एग्रेडेशन और डिग्रेडेशन शामिल है। एक्सोजेनेटिक मूवमेंट्स आर कॉज्ड ड्यू टू सोलर एनर्जी। जो एक्सोजेनेटिक मूवमेंट्स हैं सोलर एनर्जी और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मूवमेंट में आती हैं। समझ गए? ये कारण इनका मेन एनर्जी सोर्स सोलर एनर्जी है। एग्रेडेशन क्या होती है? इट इन्वॉल्व्स द एक्शन ऑफ वेरियस प्रोसेसेस। यह वेरियस प्रोसेसेस का जो एक्शन है उसको इसमें शामिल है। दैट कॉज डिपोजिशन ऑफ ऑन द सरफेस इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ ग्रेड। ठीक है। ग्रेड की यूनिफॉर्मिटी को लाने के लिए ये सरफेस के ऊपर क्या करती हैं? डिपॉजिट करते हैं मटेरियल्स को। वो एग्रेडेशन होगा। डिग्रेडेशन क्या होगा? डेनुडेशन क्या होगा? इट इज द कंबाइंड एक्शन ऑफ वेरियस प्रोसेसेस। अलग अलग प्रक्रियाओं का यह एक कंबाइंड एक्शन है। दैट कोज द वियरिंग अवे ऑफ अर्थ सरफेस, जिसकी वजह से पृथ्वी की जो सतह है वो वियर अवे हो जाती है। वियर अवे का मतलब बहकर एक तरफ चली जाती है या कम हो जाती है, घिस जाती है। इट इन्वॉल्व्स वेदरिंग। इसमें वेदरिंग शामिल है, ट्रांसपोर्टेशन शामिल है, इरोजन और इरोजन शामिल है। ठीक है। इसमें अपर्दन, परिवहन और कटाव शामिल है, एंड मास मूवमेंट, और मास मूवमेंट भी इसमें शामिल है। अब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। वेदरिंग क्या है? इट इज द टोटल इफेक्ट ऑफ वेरियस प्रोसेसेस। अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाओं का यह पूरी तरह से इफेक्ट है, पूर्ण प्रभाव है। दैट कोऑपरेट, जो प्रक्रियाएं एक दूसरे के साथ सहयोग करती हैं, ब्रिंगिंग अबाउट डिके एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, जिसकी वजह से चट्टानों का डिके या डिसइंटीग्रेशन होता है। इन्वॉल्विंग नो लार्ज स्केल ट्रांसपोर्टेशन। इसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन शामिल नहीं है लार्ज स्केल का, छोटा मोटा हो सकता है। वेदरिंग इज इन सिटू एंड डज नॉट इन्वॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिग्रेडेड रॉक मटेरियल। वेदरिंग प्रोसेस जो होती है वो इन सिटू होती है। इन सिटू का मतलब स्वस्थान, एक ही स्थान पर होती है, और इसमें किसी भी प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन शामिल नहीं है उस मटेरियल का जो मटेरियल डिग्रेड हो चुका है। ठीक है। अपर्दित हुए मटेरियल का कोई भी ट्रांसपोर्टेशन इसमें शामिल नहीं है वेदरिंग में। क्या है वेदरिंग? सिंपल टर्म्स में समझाओगे? हम्म। ग्रेविटेशनल फोर्स के माध्यम से और सोलर एनर्जी के माध्यम से चट्टानों का जो डिके हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन, छोटे छोटे पार्ट्स में जो टूट रही है वो, ठीक है, उनको अपर्दन बोला जाता है, और अपर्दन में परिवहन शामिल नहीं होता। ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदरिंग, कौन कौन से कारक हैं जिनकी वजह से वेदरिंग होती है? ठीक है। रॉक टाइप एंड स्ट्रक्चर। रॉक टाइप और स्ट्रक्चर, इट इंक्लूड्स रॉक टाइप मैसिवनेस। इसमें रॉक टाइप का मैसिवनेस इंक्लूड है, कितनी रॉक मैसिव है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है उस रॉक की, प्रेजेंस ऑफ फ्रैक्चर, क्या उस रॉक में कोई फ्रैक्चर प्रेजेंट है, बेडिंग प्लेन कैसा है रॉक का, और पोरोसिटी कैसी है, ये शामिल है। पोरोसिटी क्या क्या होती है? पोरोसिटी, पोरस, पोर, पोर मीन होता छेद। अगर वो चट्टान पोरस है, पोरस का मतलब उसमें पोर है, छोटे छोटे गड्ढे हैं, ठीक है, छेद हो गया, पानी इकट्ठा हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, अपर्दन होना शुरू हो गया। ठीक है। बेडिंग प्लेन कैसा है, स्ट्रक्चर है, लेयर्स तो नहीं है, क्या उसमें फ्रैक्चर्स हैं, फ्रैक्चर हो गया तो पानी उसमें घुसेगा,
बारिश का, फिर वही एक्शन होगा उसमें। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, सेडिमेंट्री रॉक्स आर वेदर्ड फास्टर देन इग्नियस रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं इग्नियस रॉक्स की बजाय वो काफी जल्दी वेदर्ड होती हैं। क्यों? क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स में वो होती है, लेयर्स होती हैं, स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है, फ्रैक्चर्स उसमें होते हैं, पोरोसिटी उसमें होती है, इसी वजह से ये ज्यादा जल्दी वेदर्ड होती हैं। स्लोप एंड एस्पेक्ट, steep slope will greatly aid weathering as the disintegrated material will immediately flow down। किसी भी चट्टान की जितनी भी स्लोप, जो उसका ढलान है, अगर वो स्टीप है, तेज ढलान है, ठीक है, वो वेदरिंग में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि जो अपर्दित मटेरियल है, डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल है, वो जल्दी से नीचे की तरफ जाएगा और नई सरफेस वेदर्ड के लिए अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है। ऑल्सो द रेन वाटर टेंड्स टू रन ऑफ द सरफेस। इसके अतिरिक्त जो रेन वाटर है वो भी सरफेस को रन ऑफ करने में हेल्प करता है। ठीक है। रेदर देन परकोलेटिंग, परकोलेटिंग की वजह से। ठीक है, कोई पहाड़ी है, उसकी स्टीप स्लोप है, वेदर्ड मटेरियल हो गया, बारिश आ गई तो स्लोप को नीचे लेकर के जाएगा, परकोलेट नहीं होगा। ठीक है। द स्लोप विच आर एक्सपोज टू विंड, वो ढलान जो हवा के लिए एक्सपोज हो जाती है, रेन के लिए एक्सपोज हो जाती है, सनलाइट के लिए एक्सपोज हो जाती है, और मोर प्रोन टू वेदरिंग, वो वेदरिंग होने के काफी ज्यादा प्रोन है। समझ गए? काफी ज्यादा संभावना उसकी वेदरिंग होने की। टेम्परेचर, टेम्परेचर भी अपना भूमिका अदा करता है। द कंसिडरेबल रेंज ऑफ टेम्परेचर बोथ डायर्नल एंड एनुअल सब्जेक्ट्स द सरफेस लेयर टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। जो चट्टान है, अगर उसमें टेम्परेचर काफी ज्यादा है, तो चाहे वो डायर्नल हो चाहे वो एनुअल हो, टेम्परेचर डायर्नल का मतलब क्या है कि रात में टेम्परेचर बहुत कम चला गया और दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा चला गया, ये डायर्नल रेंज है, इनका डिफरेंस है मिनिमम एंड मैक्सिमम का। और वैसे ही एनुअल का है, सर्दी के महीनों में कितना टेम्परेचर है और गर्मी के महीनों में कितना टेम्परेचर है, दोनों का अंतर एनुअल टेम्परेचर होगा। समझ गए? अगर ये टेम्परेचर, इसकी रेंज काफी ज्यादा है, इस रेंज की वजह से जो सरफेस लेयर है वो एक्सपेंस एंड कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है उसमें। ठीक है। जब सनलाइट ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, जो सरफेस है वो एक्सपेंड हो जाएगी, और जब टेम्परेचर कम होगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो रॉक को वेदर्ड कर देता है, डिसइंटीग्रेट कर देता है। द टेम्परेचर आल्सो इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, और टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो भी ज्यादा होगा। इज इट क्लियर? अब आ गया वाटर। द प्रेजेंस ऑफ या एब्सेंस ऑफ वाटर डिसाइड्स द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है कि पानी की उपस्थिति कितनी है या अनुपस्थिति, इसके ऊपर डिपेंड करता है। आल्सो व्हेन वाटर इज एडेड और रिमूव्ड इट इंपोजेस मैकेनिकल स्ट्रेस ऑन द रॉक। इसके अतिरिक्त जब पानी को ऐड किया जाता है या पानी को हटा दिया जाता है, इट इंपोजेस मैकेनिकल स्ट्रेस ऑन द रॉक, यह रॉक पर मैकेनिकल स्ट्रेस शुरू कर देता है, एंड कॉजेज इट टू स्प्लिट, और इसके टूटने का कारण बनता है। ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? इट इंक्लूड्स द एक्शन ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट्स, पौधे की जड़ों का एक्शन इसमें शामिल है। डिकम्पोजिंग वेजिटेशन, और जो वेजिटेशन डिकम्पोज हो रही है वो शामिल है। एंड ब्रोविंग एनिमल्स, और जो ब्रोविंग एनिमल्स हैं वो भी रॉक्स के वेदर होने में क्या करते हैं, एड करते हैं, हेल्प करते हैं। समझ गए? मतलब कोई पेड़ लगा रखा है चट्टान के ऊपर, उसके जड़ें हैं, जड़ें तो नीचे जाएंगी, वो उसको डिसइंटीग्रेट करेंगी, वेदर होना शुरू हो जाएगा। वेदरिंग के टाइप क्या है? मैकेनिकल या फिजिकल वेदरिंग जिसको बोला जाता है, केमिकल वेदरिंग होगी, बायोलॉजिकल वेदरिंग होगी। तीन प्रकार के टाइप बताए गए हैं। फिजिकल वेदरिंग में क्रिस्टल ग्रोथ होगी। ठीक है, क्रिस्टल ग्रोथ को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वाटर सोल्ट, ठीक है, और प्रेशर थर्मल एक्सपेंशन हो गया। केमिकल में हाइड्रोलाइसिस होगा, हाइड्रेशन होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, कार्बोनेशन होगा, बायोलॉजिकल हो गया। ठीक है, अब इनको हम डिफरेंस पढ़ते हैं। सो मैकेनिकल एंड केमिकल वेदरिंग में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन आ सकता है। मैकेनिकल या फिजिकल वेदरिंग क्या है या केमिकल वेदरिंग क्या है? पॉइंट नंबर 1, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स टेक्स प्लेस विदाउट एनी चेंज इन केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ रॉक्स।
जो जिन केमिकल या जिन कंस्टिट्यूएंट्स के साथ मिलकर के जो रॉक बनी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, डिसइंटीग्रेशन हो जाती है। मैकेनिकल और फिजिकल वेदरिंग में चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, लेकिन जिन मटेरियल जिन मिनरल्स के साथ मिलकर के वो बनी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। समझ गए? केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स टेक्स प्लेस विद चेंजेस इन केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ रॉक्स। इसमें जब चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है तो इसका जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, इसके जो केमिकल घटक हैं उनमें परिवर्तन होता है, फिजिकल में नहीं होता। फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, ऐसे कारक जैसे कि टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर हो गया, फ्रस्ट एक्शन हो गया एंड विंड हो गया, कोज फिजिकल ब्रेकअप ऑफ रॉक्स। ठीक है, इससे जो चट्टान है उनका टूट मतलब अपर्दन होता है, टूटती है चट्टान, किसकी वजह से, टेम्परेचर, मॉइस्चर, फर्स्ट एक्शन, विंड कोज। ठीक है, टेम्परेचर, मॉइस्चर एटसेट्रा कोज मिनरल रॉक्स टू आइदर डिसोल्व इन वाटर और चेंज देयर कंपोजिशन। टेम्परेचर की वजह से, मॉइस्चर की वजह से जो भी केमिकल है वो या तो जो चट्टान है उनमें वो केमिकल घुल जाते हैं या वो अपना कंपोजिशन चेंज कर लेते हैं केमिकल केमिकल वेदरिंग में। ठीक है, और जो फिजिकल वेदरिंग है इट इज मोर रैपिड इन डेजर्ट क्लाइमेट्स। डेजर्ट क्लाइमेट्स में यह काफ़ी ज़्यादा तेज है फिजिकल वेदरिंग। इट अकर्स इन मोइस्ट एंड कोल्ड क्लाइमेट्स, यह मोइस्ट और कोल्ड क्लाइमेट्स में ज़्यादा होता है केमिकल रिएक्शन। रॉक्स आर अफेक्टेड टू ग्रेट डेप्थ्स, इसमें मैकेनिकल या फिजिकल वेदरिंग में जो चट्टानें हैं वो काफ़ी ज़्यादा गहराई तक प्रभावित होती हैं। इट मोस्टली टेक्स प्लेस नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, और जो केमिकल वेदरिंग होती है वो सरफेस के बिल्कुल नियर तक होती है। ठीक है, क्योंकि केमिकल वेदरिंग जो तो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने के बाद ही होती है। ठीक है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में बारिश आ गई ऊपर से और सरफेस पर ही ज़्यादा एक्टिव होता है। पांचवा पॉइंट है मैकेनिकल फिजिकल वेदरिंग का, इट्स एजेंट्स आर टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। इसके जो एजेंट्स हैं टेम्परेचर और मॉइस्चर हैं। इट्स एजेंट्स आर वाटर एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स। इसके एजेंट्स है केमिकल वेदरिंग के। इज इट क्लियर और नॉट? टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग, मैकेनिकल वेदरिंग के क्या क्या टाइप्स हैं? क्रिस्टल ग्रोथ होगी, व्हेन वाटर फ्रीजेज, जब पानी फ्रीज होता है। इट एक्सपेंड्स, ये एक्सपेंड्स हो जाता है। एंड फाइंड्स इट्स वे, और ये अपना रास्ता ढूंढ लेता है इन क्रैक्स, क्रैक्स में और पोर्स में। एंड इट वेजेस अपार्ट रॉक्स फीचर्स, और यह जो रॉक की फीचर्स होते हैं, जो दरारें होती हैं, उनको वेजेस अपार्ट कर देता है, एक दूसरे से दूर कर देता है, तोड़ देता है, जॉइंट्स और जॉइंट को भी तोड़ देता है। ठीक है, इट इज फर्स्ट सेटरिंग, यह फर्स्ट सेटरिंग होता है इन केस ऑफ एरिड रीजन्स, एरिड रीजन्स में। ठीक है, इसको फर्स्ट सेटरिंग बोला जाता है। एंड फ्रीज थो इन केस ऑफ ग्लेशियल रीजन, इसको ग्लेशियल रीजन्स में फ्रीज थो बोला जाता है। समझ गए? सोल्ट वेदरिंग क्या होती है? एक तो क्रिस्टल ग्रोथ होगी, एक सोल्ट वेदरिंग होगी। ग्रोथ ऑफ साल्ट क्रिस्टल्स, साल्ट क्रिस्टल्स के ग्रोथ जो है बाय क्रिस्टलाइजेशन एज मॉइस्चर एवापोरेट्स, जब मॉइस्चर इवापोरेट हो जाता है तो क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया से साल्ट क्रिस्टल्स बन जाते हैं। दस क्रिएटिंग प्रेशर ऑन पोर स्पेसिस, और पोर स्पेसिस जो हैं किसी भी रॉक पर उनके ऊपर ये प्रेशर लगाते हैं। एंड क्रैक्स, और क्रैक्स पर भी प्रेशर लगाते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज हेलोक्लास्टी, इसको हेलोक्लास्टी भी बोला जाता है। नाम याद रखना हेलोक्लास्टी का। ठीक है, प्रेशर थर्मल एक्सपेंशन, ये दूसरी टाइप आ गई। प्रेशर रिलीज, द कन्फाइनिंग प्रेशर, जो कन्फाइनिंग प्रेशर है फ्रॉम द वेट ऑफ ओवरलाइंग रॉक, जो ओवरलाइंग रॉक है उसके वेट से जो प्रेशर है वो इज रिलीज, वो रिलीज हो जाता है व्हेन द ओवरलाइंग कवर इज रिमूव्ड बाय इरोजन, जब ओवरलाइंग कवर जो है वो इरोजन के द्वारा रिलीज हो जाता है, हटा लिया जाता है। एक चट्टान है, चट्टान के ऊपर कोई दूसरी चट्टान हो, कोई और टुकड़ा हो, वो प्रेशर तो लगाएगा वेट की वजह से, जब वो वेदर्ड होकर के रिमूव हो जाता है तो प्रेशर रिलीज हो जाता है। ठीक है, इट दिस कोजेज रॉक टू एक्सपेंड, यह रॉक का एक्सपेंड होने का कारण बनता है, लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ फ्रैक्चर्स, जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स का निर्माण होता है। यह प्रेशर रिलीज है। एक्सफोलिएशन, एक्सफोलिएशन क्या होता है? द रैपिड एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द सरफेस रॉक्स वीकन्स द शेल,
क्रिएटिंग द फीचर्स कोजिंग द रॉक शेल टू पील ऑफ। ठीक है, ये जो लगातार एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है चट्टानों का टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, जो सरफेस रॉक्स है इसकी वजह से वो कमजोर हो जाती हैं, और जो सेल है ऊपर का जो कवर है उसका सेल, क्रिएटिंग द फीचर्स, उसमें दरारें आ जाती हैं, कोजिंग द रॉक सेल टू पील ऑफ, जिसकी वजह से जो रॉक सेल है उसका जो कवर है वो पील ऑफ हो जाता है, टूट जाता है, उतर जाता है। समझ गया? एक्सफोलिएशन, ऊपर की एक लेयर उतरना, एक्सफोलिएशन होता है। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, नाम से ही पता चल रहा है कि ब्लॉक डिसइंटीग्रेट होंगे, छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएगा कोई भी मेटेरियल। वेयर द रॉक्स डिसइंटीग्रेट्स एज डिफरेंट ब्लॉक्स, जब कोई चट्टान एक अलग अलग ब्लॉक में डिसइंटीग्रेट हो जाती है उसको ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन बोला जाता है। ठीक है, ग्रेन्युलर डिसइंटीग्रेशन, ग्रेन्युलर डिसइंटीग्रेशन भी ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ही है। ब्लॉक बड़े टुकड़े होते हैं, ग्रेन्युलर छोटे छोटे फाइन टुकड़े होते हैं। वेयर द रॉक इज डिग्रेडेड एज स्मॉल ग्रेन्यूल्स, जब जो रॉक होती है वो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स में, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों में डिग्रेड हो जाती है, अपरदित हो जाती है, उसको ग्रेन्युलर डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग की टाइप कौन सी है? हाइड्रोलाइसिस, इट इज द केमिकल यूनियन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ये केमिकल यूनियन होती है वाटर की और मिनरल की, दोनों मिलकर के हाइड्रोलाइसिस करते हैं, रिजल्टिंग इन सॉल्यूशन, मिनरल और वाटर दोनों मिल गए एक सॉल्यूशन बन गया। इट इन्वॉल्व स्पेसिफिक केमिकल चेंज, इसकी वजह से एक विशेष केमिकल परिवर्तन आता है, इन विच, जिसमें न्यू मटेरियल इज प्रोड्यूस, एक नया मटेरियल प्रोड्यूस होता है हाइड्रोलाइसिस की वजह से। ठीक है, हाइड्रेशन, it occurs when mineral incorporates water into their molecular structure, it causes swelling। हाइड्रेशन क्या होता है? हाइड्रेशन तब होता है जब मिनरल के जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स है मिनरल की, उनके मोलिकुलर्स में पानी चला जाता है, वाटर इनकॉर्पोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है, मोलिकुलर्स जो होते हैं स्वेल हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं चट्टान के अंदर ही, पोरस जो चट्टान होगी, और वो क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे चट्टान के टूटने पर। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है? इट इज एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन इसमें ऐड होती है या ऑक्सीजन यहाँ से हटा ली जाती है, हट जाती है, एंड इट कॉजेज डिस्कलरेशन, और इसकी वजह से डिस्कलरेशन होता है। दे आर द फर्स्ट विजिबल साइंस ऑफ केमिकल वेदरिंग, और केमिकल वेदरिंग का यह पहला विजिबल साइन होता है। क्या? पहले रंग उड़ेगा, डिस्कलरेशन होगा। कार्बोनेशन, रेन वाटर एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड, जो रेन वाटर है कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेता है, एज इट फॉल्स थ्रू एयर एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बोनिक एसिड, और जैसे जैसे यह हवा से नीचे की तरफ आता है और कार्बोनिक एसिड में बदल जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इसने कंज्यूम कर लिया। लाइमस्टोन्स एंड डोलोमाइट्स आर अल्टर्ड बाय द डिसॉल्विंग एक्शन ऑफ कार्बोनिक एसिड। लाइमस्टोन्स जो हैं और जो डोलोमाइट्स हैं वो इस कार्बोनिक एसिड के एक्शन से अपने रूप को अल्टर्ड कर लेते हैं, बदल लेते हैं। बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होती है? इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ पार्टिकल्स बाय बोरोइंग एनिमल्स, बोरोइंग एनिमल्स के द्वारा प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्लांट रूट्स, और प्लांट रूट्स के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है, डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर्स के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है, इसकी वजह से जो चट्टान है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। विच रिलीजेस डिफरेंट केमिकल्स, जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार के केमिकल रिलीज होते हैं, एंड आल्सो द रिएक्शंस, और रिएक्शंस जो हैं वो भी होना शुरू हो जाते हैं विद वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच में ब्रिंग चेंज इन रॉक्स। ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके साथ रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से चट्टान में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। इज इट क्लियर? दिस इज वेदरिंग। ठीक है, इरोजन, इरोजन रेफर्स टू द वियरिंग अवे, वियर अवे का मतलब होता है घिस जाना। ठीक है, ऑफ द लैंड सरफेस, इरोजन का मतलब होता है कि जो भूमि की परत है उसका घिस जाना, ठीक है, बह करके चला जाना, बाय द मैकेनिकल एक्शन ऑफ डेब्रीज, डेब्रीज का जो मैकेनिकल एक्शन है उसके माध्यम से, डेरिवेड फ्रॉम वेदरिंग, जो वेदरिंग के कारण डेब्रीज क्रिएट हुआ है उसके साथ। ठीक है, एज दे आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट लोकेशंस, जब वो वेदर्ड मटेरियल अलग अलग लोकेशंस पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है, बाय एजेंट्स लाइक विंड, वाटर, ग्लेशियर्स एटसेट्रा। इसके साथ साथ जो लैंड सरफेस है, उसकी जो सरफेस है लैंड की, वो वियर अवे हो जाती है, उसको हम इरोजन बोलते हैं।
मतलब वेदर्ड मटेरियल को जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेड किया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? इरोजन। इन सिंपल लैंग्वेज, टाइप्स ऑफ इरोजन, इरोजन के टाइप क्या है? एक टाइप होगी एब्रेजन। एब्रेजन में क्या होता है? द वियरिंग अवे ऑफ सरफेस, सरफेस का वियरिंग अवे होना बाय मैकेनिकल प्रोसेसेस, मैकेनिकल प्रोसेसेस के माध्यम से, लाइक रबिंग, रब होने से, रगड़ने से, स्क्रैचिंग, खुरचने से, पॉलिशिंग, पॉलिश होने से, एटसेट्रा, इनके माध्यम से। एब्रेजन इज आल्सो कॉल्ड एज कोरोजन, कोरेजन बोला जाता है इसको, इफ इट टेक्स प्लेस इन वाटर, यदि वो वाटर में हो रहा है, नदी है, बह रही है, चट्टान का एक छोटा सा टुकड़ा है, आपने कई बार देखा होगा छोटे छोटे गोल गोल पत्थर होते हैं, वो गोल नहीं होते, वो गोल पता क्या होते हैं? जब वो पानी के साथ बह रहे होते हैं, एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं, खुरचन उनमें लग रही होती है, पॉलिश होगी, घिसना, ठीक है, उसकी वजह से वो गोल ऐसी अपनी शेप क्रिएट कर लेते हैं। इस वजह से उनको हम क्या बोलते हैं? वो एब्रेजन बोला जाता है, और वो पानी के अगर अंदर हो रहे हैं तो उसको कोरेजन बोला जाएगा। ठीक है। एट्रीशन क्या है? इट इन्वॉल्व्स रिडक्शन इन साइज ऑफ फ्रैगमेंट्स, इसमें फ्रैगमेंट्स जो टुकड़ा है उसका साइज जब कम हो जाता था बाय फ्रिक्शन एंड इम्पैक्ट, फ्रिक्शन के माध्यम से, इम्पैक्ट के माध्यम से, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, इट ब्रेक्स डाउन द लोड इनटू फाइनल सेडिमेंट्स, जो एट्रीशन है वो लोड को छोटे छोटे सेडिमेंट्स में तोड़ देते हैं। मान लो कोई पत्थर का टुकड़ा है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, पहले वो इतना बड़ा था लेकिन छोड़ घट घट के वो इतना हो गया, कम होकर के गोल साइज हो गया उसका, उसको एट्रीशन बोला जाएगा। ठीक है। एवरेजन में क्या आएगा? खुरचन, ठीक है, रबिंग और पॉलिशिंग। कोरोजन क्या है? ठीक है, इट इन्वॉल्व्स वियरिंग अवे ऑफ पार्टिकल्स बाय द सोलवेंट एंड केमिकल एक्शन ऑफ वाटर, पानी के घुलनशील और रासायनिक एक्शन के माध्यम से जो पार्टिकल्स हैं वो वियर अवे हो जाते हैं, उनको कोरेजन बोला जाता है। ठीक है। पानी में कैविटेशन, कैविटेशन नाम से पता चल रहा है, कैविटी, कैविटी क्या होता है? छेद होता है। ठीक है। द कोलैप्स ऑफ बबल्स ऑफ वाटर, बबल्स ऑफ वाटर का मतलब पानी का बुलबुला, उसका जो कोलैप्स होता है, ठीक है, इन रिवर्स, रिवर में, लीड्स टू एक्सप्लोजन सेंडिंग ए शॉक वेव विच टेंड्स टू डिसइंटीग्रेट द एडजेसेंट रॉक। ठीक है। पानी का बुलबुला क्या होता है? जब वो होता है ना, एक्सप्लोड होता है, एक्सप्लोजन जब वो फटता है तो इसमें से एक शॉक वेव जाती है, महसूस नहीं होती, शॉक वेव जाती है, शॉक वेव जब टकराती है तो डिसइंटीग्रेट होती है वो। ठीक है। एडजेसेंट रॉक्स पे। डिफ्लेशन क्या होता है? लिफ्टिंग एंड रिमूवल ऑफ डस्ट एंड सैंड बाय विंड। डिफ्लेशन क्या होगा? हवा के द्वारा धूल को या रेत को लिफ्ट किया जाता है, उठा लिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। इट इन्वॉल्व्स एरियल इरोजन, इसमें एरियल इरोजन शामिल है, रिमूविंग अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, जो अनकंसोलिडेटेड मटेरियल को रिमूव करती है, मतलब हवा के द्वारा डिफ्लेशन। ठीक है। जैसे रेत के उसमें डेजर्ट्स में देखा होगा, रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं, लेकिन हवा क्या करेगी? ये टीला यहाँ पर था, थोड़ी देर बाद वहां मिलेगा, वहां मिलेगा, इधर उधर ये बदलते रहते हैं, ये क्या होगा? डिफ्लेशन है। प्लकिंग क्या होगा? एज द ग्लेशियर्स मूव दे ड्रैग द रॉक एंड डिसइंटीग्रेट्स इनटू स्मॉलर पीसेज, जैसे जैसे ग्लेशियर्स मूव होते हैं वे और रॉक को ड्रैग करते हैं, चट्टान के ऊपर से तो फिसल रहे होते हैं वो, इसकी वजह से जो चट्टान है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। हाइड्रोलिक एक्शन, हाइड्रोलिक एक्शन क्या है? द ब्रेकिंग अवे ऑफ रॉक्स, चट्टान का टूटना, बाय फास्ट मूविंग वाटर, तेज गति से बहते हुए पानी के द्वारा, इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिक एक्शन, उसको हाइड्रोलिक एक्शन कहा जाता है। पानी तेज गति से बह रहा वैलीज में से, ठीक है, वैलीज में से फिर क्या हो जाएगा? वो टूटना शुरू हो जाएगी। ठीक है। फिर क्या बन जाएगा? कैनन बन जाएगा। ठीक है। इस टाइप के। मास मूवमेंट, मास मूवमेंट क्या होती है? नाम से पता चल रहा है, मास इन मूवमेंट इज कॉल्ड मास मूवमेंट। मास का मतलब क्या होता है? जमीन का एक मटेरियल, जमीन का मटेरियल जब मूवमेंट में आता है, भूमि का मटेरियल कुछ भी हो, उसको मास मूवमेंट बोला जाता है। देखो, मास इन मूवमेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जो मास मूवमेंट में होता है
इज कॉल्ड एज मास मूवमेंट और मास वेस्टिंग। उसको मास मूवमेंट या मास वेस्टिंग बोला जाता है, ठीक है। ग्रेविटी इज मस्ट, ग्रेविटी मस्ट है, इसमें ग्रेविटी होनी ही होनी चाहिए। द वेदर्ड मटेरियल कैन मूव अलोंग डाउन हिल स्लोप्स, जो वेदर्ड मटेरियल है वो स्लोप से नीचे की तरफ मूव हो सकता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। लैंडस्लाइड इसीलिए तो होते हैं। विद और विदाउट द असिस्टेंस ऑफ रनिंग वाटर इज कॉल्ड एज मास मूवमेंट। बिना पानी की सहायता से या पानी के साथ जब कोई वेदर्ड मटेरियल स्लोप से नीचे की तरफ आता है तो उसको मास मूवमेंट बोलते हैं। समझ गए? मास मूवमेंट क्या होती है? स्लो मूवमेंट या रैपिड मूवमेंट दो प्रकार की होगी। स्लो मूवमेंट कैसे? सोइल क्रीप, क्रीप का नाम से ही पता चलता है, क्रीप मीन रेंगना होता है, धीरे धीरे ही जाएगा। सोलिफ्लक्शन हो गया, क्या होता है सोलिफ्लक्शन, इसको पढ़ेंगे। रैपिड मूवमेंट में क्या होगा? लैंडस्लाइड, अर्थ फ्लो, मड फ्लो, रॉक स्लाइड, रॉक फॉल, ये इसकी कैटेगरी में आते हैं, मास मूवमेंट की कैटेगरी में। अब हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं क्या होता है। स्लो मूवमेंट को, सोइल क्रीप क्या होता है? इट इज द स्लो डाउन हिल मूवमेंट ऑफ सोइल। ये है स्लो डाउन हिल, पहाड़ी के नीचे की तरफ सोइल की मूवमेंट होती है। एंड वेदर्ड मेंटल अकरिंग ऑन स्लोप, और वेदर्ड मेंटल की भी एक मूवमेंट होती है जो स्लोप पर हो रही होती है, किसी ढलान पर, किसी पहाड़ी की ढलान पर जो स्लो मूवमेंट हो रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सोइल क्रीप बोलते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू नोटिस, इसको नोटिस करना, इसको देख पाना बहुत कठिन होता है, बट इट इज ए कंटिन्यूस मूवमेंट। लेकिन ये कंटिन्यूस मूवमेंट होती है, देख नहीं सकते हम उसको। सोलिफ्लक्शन क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स स्लो मूवमेंट ऑफ सोइल, इसमें स्लो मूवमेंट होती है सोइल की, मृदा की, बिल्कुल धीमी गति होती है। मिक्स्ड विद वाटर एज ए विस्कस फ्लूइड, जो वाटर के साथ मिक्स होती है एक विस्कस फ्लूइड में, विस्कस फ्लूइड बन जाता है, थिक एंड स्टिकी मटेरियल बन जाता है पानी मिलने के बाद। इट इज मोर एक्टिव इन ग्लेशियल रीजन्स, ग्लेशियल रीजन्स में ये काफी ज्यादा एक्टिव होती है। अब हम पढ़ेंगे रैपिड मूवमेंट। रैपिड मूवमेंट क्या है? लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड क्या है? इट इज द मूवमेंट ऑफ ए क्रॉस सेक्शन ऑफ हिल स्लोप, हिल स्लोप का एक क्रॉस सेक्शन की एक मूवमेंट होती है, ठीक है। हिल साइड हिल स्लोप की अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के प्रभाव में आकर के, मतलब गुरुत्वाकर्षण के बल के प्रभाव में आकर के किसी पहाड़ी की चट्टान पर जो क्रॉस सेक्शन है, मतलब सेक्शन का मतलब क्या होता है? भाग, क्रॉस काटा हुआ भाग, सेक्ट मीन काटना होता है, कटा हुआ भाग। पहाड़ी का कटा हुआ भाग जब ग्रेविटी के प्रभाव में आकर के नीचे की तरफ वो जाता है उसको लैंडस्लाइड बोला जाता है। द मटेरियल मेंटेन ए कंटिन्यूस कांटेक्ट विद द सरफेस एट एज इट मूव्स, जो मटेरियल है लैंडस्लाइड में उसका रॉक के साथ एक लगातार कांटेक्ट बना रहता है जब वो मटेरियल नीचे की तरफ मूव होता है, ये लैंडस्लाइड है। समझ गए? अर्थ फ्लो, अर्थ फ्लो क्या होता है? द अर्थ फ्लोज फॉर्म ऑन टेरेसेस एंड हिल साइड्स वेयर दे आर कैपेबल ऑफ फ्लोवेज when saturated with water that occurs beneath the earth layer। टेरेसिस क्या होती है? जो अर्थ फ्लो होता है ना वो टेरेसिस पर बनता है या हिल साइड्स पर बनता है। हिल साइड तो समझ गए पहाड़ी की तरफ, किसी भी तरफ। और टेरेसिस क्या होता है? टेरेसिस फार्मिंग होती है, ठीक है। टेरेस सीढ़ीदार खेती होगी, जब उस खेती में पानी दिया जाता है तो वो वाटर के साथ सेचुरेटेड हो गया वो पार्ट, और ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आकर के वो पार्ट नीचे की तरफ बह जाता है, उसको हम बोलते हैं अर्थ फ्लो। समझ गए? मड फ्लो, मड फ्लो क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स रैपिड मूवमेंट ऑफ मासेस ऑफ अनकम्पैक्टेड सॉइल्स दैट आर सडनली सैचुरेटेड विद वाटर। इसमें अचानक पानी के साथ जो सैचुरेटेड कंपैक्टेड सॉइल हो जाती है वो तेजी से नीचे की तरफ बहती है, उसको मड फ्लो बोलते हैं। मान लो बहुत ज़्यादा बारिश होगी पहाड़ी पर, और पहाड़ी पर रेत है, अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है, जैसे ही पानी के संपर्क में आया उसने तेजी से नीचे बहना शुरू कर दिया, उसको मड फ्लो बोलते हैं, ठीक है। पानी जरूरी है इसमें, मड फ्लो में। मड का नाम ही कीचड़ होता है, बिना पानी के तो इसको फ्लो हो नहीं पाएगा। रॉक स्लाइड क्या होती है? इट इज द रैपिड मूवमेंट ऑफ रॉक मटेरियल अलोंग द माउंटेन स्लोप्स। रॉक मटेरियल की जो तेज गति से मूवमेंट होती है माउंटेन स्लोप्स में उसको रॉक स्लाइड बोलते हैं। समझ गए? रॉक स्लाइड। रॉक फॉल क्या है? ये भी एक छोटा सा पेज है, ठीक है, इसको भी पेज काउंट करना है। रॉक फॉल क्या है? एक तो रॉक स्लाइड, एक रॉक फॉल। इट इन्वॉल्व्स फॉलिंग ऑफ रॉक, रॉक्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में
जो चट्टान का कोई टुकड़ा फॉल हो रहा है उसमें ये रॉकफॉल में शामिल होता है, अलोंग द क्लिफ्स एंड माउंटेन रीजन्स, माउंटेन रीजन्स में या क्लिफ में से। क्लिफ क्या होता है? चट्टान का एक उभरा हुआ भाग होता है, नीचे जनरली समुद्र हो गया, वहां से वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी टुकड़ा अगर रॉकफॉल हो गया, नाम से ही पता चल रहा है चट्टान ऊपर से गिर रही है, ठीक है। और स्लाइड का मतलब फिसलना होता है, इसमें कांटेक्ट बना रहता है कुछ कुछ पल के बाद, लेकिन रॉक फॉल में कोई कांटेक्ट नहीं बनेगा। समझ गए? लैंडफॉर्म्स, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है।